Yes, dear students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing about the occupational health related problem. ठीक है कि तो हम लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? वी आर डिस्कसिंग इन लास्ट क्लास अबाउट द occupational asthma and occupational dermatitis. Okay, today lecture we are discussing on the work related musculoskeletal injuries और musculoskeletal problems. ठीक है, तो लेट्स वी स्टार्ट विद दिस इंट्रोडक्शन. तो जैसा आप सब लोग जानते हैं, वर्क रिलेटेड मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर जो है वो मोस्ट कॉमन है. ठीक है, किस लिए वो को मोस्ट कॉमन कोज है किसका? एक तो एब्सेंटीज़ का. किसी को भी अगर मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम है तो सबसे ज़्यादा जो है वर्कर की एब्सेंट अगर होती है अपने वर्क में, तो वो किस वजह से होती है? मस्कुलो स्केलेटल प्रॉब्लम की वजह से. नेक्स्ट हम बात करें पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ. जब किसी को मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो जाती है तो कहीं ना कहीं जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी डिक्रीज हो जाती है. पुअर ergonomics फैक्टर इज एन इम्पोर्टेंट कोज ऑफ मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम. तो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो है या डिसऑर्डर जो है वो किसका कोज है? एब्सेंटीज का और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ का. वहीं बात करें पुअर ergonomics, तो ये जो है ये किसके लिए कोज है? ये मेन कोज किसका है? मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का. यानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, उनके होने का सबसे मेन कारण क्या है? पुअर ergonomics. अब ergonomics क्या है? हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वर्क एनवायरनमेंट का डिज़ाइन किस तरह का रहे, वहाँ पर जो यूज़ होने वाले इक्विपमेंट हैं, जो भी आर्टिकल यूज़ हो रहे हैं, जो भी मशीनरी यूज़ हो रही है, उसका डिज़ाइन किस तरह से रहे, उसका किस तरह से मिनिमम हार्मफुल इफ़ेक्ट किया जाए ताकि जो भी इंडिविजुअल, जो भी वर्कर उसको यूज़ करे उसको मिनिमम जो है हज़ार्ड्स हो. ठीक है, तो वो सब ergonomics का आता है. और जहाँ पर अगर पुअर हो जाएगी ergonomics तो वहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने लगेंगे. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम डेफिनेशन के साथ डिस्कस करते हैं क्या डेफिनेशन है. ठीक है, डेफिनेशन मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज इंजरी एंड डिसऑर्डर ऑफ मसल्स, नर्व, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट्स, कार्टिलेज एंड स्पाइनल डिस्क. तो मेन यहाँ पर जो मस्कुलोस्केलेटल में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे या किन में प्रॉब्लम होगी? मसल्स में हो सकती है, नर्व में, टेंडन में, लिगामेंट्स में, जॉइंट्स में, कार्टिलेज में या स्पाइनल डिस्क में मेनली जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलती है. डेट अकर ड्यू टू द वर्क एक्टिविटीज़ और फैक्टर रिलेटेड टू वर्किंग एनवायरनमेंट. यानी कि वर्किंग एनवायरनमेंट में जो एक्टिविटीज़ हो रही है या वर्किंग एनवायरनमेंट में जो पुअर ergonomics है, उन सब फैक्टर की वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम कोज एंड रिस्क फैक्टर की, तो क्या क्या कॉमन कोज हैं इसके. ठीक है, कॉमन कोज में ये सब कोज जितने भी हैं वो सब ergonomics से रिलेटेड ही हैं. ठीक है, कोज देख लेते हैं हम पहले, फिर ergonomics का रोल डिस्कस करेंगे. वर्क इन्वॉल्विंग लिफ्टिंग हैवी वेट, पुशिंग एंड पुलिंग. ठीक है, तो जो भी वर्कर ज़्यादा वेट उठाते हैं, हेवी वेट को जो है उनको पुल करना होता है, पुश करना होता है, उनको जो है सबसे ज़्यादा मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम देखने को यहाँ पे मिलती है. नेक्स्ट हम बात करें वर्क डेट रिक्वायर फ्रिक्वेंट बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग. ऐसे सारे वर्क जिनमें जो है बेंडिंग का वर्क ज़्यादा होता है, ट्विस्टिंग का वर्क जो है वो ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर बेंडिंग में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेंथ आती है वो कहाँ पर आती है? बैक पर. ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो स्पाइनल कोड को या हम बात करें वर्टिबुलर डिस्क को, तो वो जो है कहीं ना कहीं उसको इफ़ेक्ट करता है. ट्विस्टिंग से रिलेटेड जो वर्क होते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस ट्विस्ट करना होता है, तो हैंड्स जो है सबसे ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, हैवी फिजिकल वर्क, जितना भी हैवी फिजिकल वर्कआउट होता है उन सब की वजह से, क्योंकि मेनली जो है हैवी फिजिकल वर्क वो क्या करेगा, कहाँ पर स्ट्रेन करेगा? मस्कुलोस्केलेटल जितनी भी मसल्स है, जितनी भी स्केलेटल है, लिगामेंट्स है, उन सब पर जो है वो स्ट्रेन करेगा. वर्किंग इन द सेम पोस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम. अब एक ही पोस्चर में काफ़ी टाइम तक काम करना. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम बात कर सकते हैं कि इसमें आईटी वर्कर भी आते हैं, ऐसे सारे वर्कर जो कंप्यूटर के सामने काफ़ी टाइम तक बैठे रहते हैं,
या ऐसे सारे वर्कर जिनको एक ही पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन, ज़्यादा टाइम बैठने या ज़्यादा टाइम सिटिंग पोजीशन है, तो एक ही पोस्चर में उनको काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू रहना पड़ता है, वो अपना पोस्चर नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, तो एक ही पोस्चर में रहने की वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो होती हैं। ठीक है, जैसे नेक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम वो ज़्यादातर कंप्यूटर या आईटी प्रोफेशनल में देखने को मिलती है। रिपीटेटिव वर्क, अब कोई भी वर्क है जो वो बार बार करना पड़ रहा है, एक ही काम को बार बार करना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, ये ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग भी एक तरह का क्या है, रिपीटेटिव वर्क है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें कि अगर प्लम्बर वगैरह है तो इनको बार बार कुछ भी जो है खोलना होता है, ठीक है, या जो है को कसना होता है, तो उसके लिए वो बार बार क्या करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, एक ही वर्क को बार बार रिपीटेट करते हैं। तो उनकी जो सेम मसल्स होती हैं, जो स्मॉल मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं हैंड्स के, उनमें जो है बार बार जो है वहाँ पर स्ट्रेंथ होता है, वहाँ पर बार बार जो है कहीं ना कहीं वीकनेस होने की रिस्क बढ़ जाती है रिपीटेटिव वर्क की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से। नेक्स्ट, वाइब्रेशन, पुअर वर्किंग अर्गोनॉमिक्स। वाइब्रेशन जो है, अब जितने भी इंस्ट्रूमेंट आजकल यूज़ होते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग का हम बात करें, या जो है फ्लोर के क्लीनिंग के रिगार्डिंग जो बात करें, तो ब्रशिंग जो डिवाइस होती है उनकी बात करें, जितने भी कटर हैं, वो सब क्या है, एक हैवी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। तो उनको जो भी यूज़ करता है, अगर वो प्रोटेक्टिव ग्लव्स नहीं पहन रहा है या उनको हैंडल करना नहीं आता है ठीक से कि किस तरह से उसको जो है हैंडल किया जाए, तो वो वाइब्रेशन जो है कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी कोज करते हैं। साइको सोशल स्ट्रेस, जो वर्क रिलेटेड एक जो फिजिकल स्ट्रेस तो है ही सही, अगर किसी को जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसका अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉपरली नहीं रह पाएगी, और अटेंशन कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं प्रॉपर नहीं रह पाएगी, तो असे अटेंशन डेफिशिएट होने की वजह से, कंसंट्रेशन डेफिशिएट होने की वजह से क्या होगा कि उसका जो वर्क से में वर्क को करते वक्त जो इंजरी का चांस है वो इंक्रीज़ हो जाता है, या वो जो प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने चाहिए वो नहीं रख पाता। ठीक है, तो साइको सोशल जो स्ट्रेस है वो भी कहीं ना कहीं जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर का यहाँ पर काम करती है। ठीक है, तो ये सब जो है मेनली पुअर अर्गोनॉमिक्स को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ अर्गोनॉमिक्स क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। इट अप्लाइज द इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइंस। अब जो एर्गोनॉमिक्स है वो क्या है, इंटीग्रेटेड नॉलेज है। इंटीग्रेटेड यानी बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इंटीग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन साइंस सच एज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, psychology to match the job, system, product and the environment to the physical and mental capability limitation of the worker। ठीक है, तो यह ओवरऑल सारी बात हो गई, ह्यूमन एनाटॉमी की बात हो गई, फिजियोलॉजी की बात हो गई, साइकोलॉजी की बात हो गई। इन सब का कंट्रीब्यूशन, इन सब पे ध्यान दिया जाता है। क्यों ध्यान दिया जाता है, ताकि जॉब और जो सिस्टम है, एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, और मेंटल कैपेबिलिटी और लिमिटेशन है वर्कर की, उन सबको आपस में, उन सबको जो है एक साथ लेकर के उनकी समझ बना करके क्या किया जाए, इस तरह का एक हेल्दी जो है वो एनवायरनमेंट, ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट डेवलप किया जाए, ताकि वर्कर भी सेफ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्टिविटी वहाँ पर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट में वहाँ पर हों, और हेल्थ के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वर्कर में वो कम किए जा सके। ठीक है, तो इन शॉर्ट इट इज़ फिटिंग द जॉब टू द वर्कर। अब जो भी जॉब है उस जॉब को बेस्ट क्या हो सकता है वर्कर के लिए, वो सब यहाँ पर करना वो अर्गोनॉमिक्स का काम है। तो मेन जो है यहाँ पर, अगर अर्गोनॉमिक्स जितनी अच्छी होगी उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर वर्कर के लिए अच्छा होगा, एडवांटेज होगा, कंफर्टेबल सिचुएशन होंगी, जितनी भी उनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है वो वहाँ पर कम हो जाएंगी। ठीक है, और इसी का एडवांटेज क्या होगा कि जब वर्कर अपना ठीक से काम करेंगे, कंफर्ट के साथ काम करेंगे, सेफ्टी के साथ काम करेंगे, तो जो प्रोडक्टिविटी है पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉमनली अफेक्टेड पॉपुलेशन। अब सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाली पॉपुलेशन है वो कौन कौन सी है यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्योंकि वहाँ पर हैवी वेट लिफ्टिंग ये सब जो है कंस्ट्रक्शन वर्क में होती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जो है अगर ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं वो सब मेटल वगैरह के होते हैं, वो हैवी होते हैं। स्टील इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री यहाँ पर भी मेटल आ गया है ना। तो ये सब जो है
हैवी होता है मेटल, तो उसको जो है लिफ्ट करना है या उसको ऑपरेट करना है, तो ये सब जो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर है वो कॉमनली अफेक्टेड पॉपुलेशन में आते हैं। अब नेक्स्ट है नर्स एंड द अदर हेल्थ केयर वर्कर। जैसा हमको बताया कि नर्सिंग प्रोफेशन में भी कंटिन्यूस पेशेंट के साथ वर्क करना होता है, उसको उस हेल्थ केयर मेंटेन करने के लिए। तो कंटिन्यूस जो है हमको क्या होता है, एक कई बार स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है, कई बार जो है हमारा पोस्चर बार बार लिफ्टिंग करते वक्त, पेशेंट को शिफ्टिंग करते वक्त बार बार चेंज होता है। तो अगर हम प्रॉपर बॉडी मैकेनिज्म नहीं मेंटेन कर पाते हैं तो उसकी वजह से जो है नर्सिंग पर्सनल्स को और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर भी हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे हम बात करें आजकल इसका एग्जांपल लें तो कि कोरोना जो है, कोरोना में भी क्या करना पड़ता है, पीपीई किट को पहने रहना होता है और एक ही पोस्चर में। जब पीपीई किट पहन लेते हैं तो ठीक से बैठ भी नहीं सकते, है ना, ज़्यादा टाइम जो है हमको खड़े रहना है, स्टैंडिंग पोजीशन में रहना है या एक पर्टिकुलर पोस्चर मेंटेन करना है ताकि जो है कहीं पर भी कंटामिनेशन ना हो, हम कहीं पर भी इधर उधर टच नहीं हो सकते। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो है एक ही पोस्चर काफ़ी टाइम तक मेंटेन करने की वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम वहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, स्पेशली नर्सिंग प्रोफेशनल्स को देखने को मिल सकती है। और इसीलिए जो है आजकल सभी का जो भी काम कर रहे हैं कोरोना वॉरियर, उनको सबको जो है हमको सैल्यूट करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, उनको अप्रिशिएट करने की, उनका जब भी मोटिवेट करने की उनके वर्क के लिए। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं सभी लोग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हम नेक्स्ट वर्कर इन्वॉल्व इन द ट्रक लोडिंग एंड द अनलोडिंग। अब ट्रक में भी जो है वहाँ पर हैवी लोडिंग होती है ना, जितने भी असेंशियल गुड्स हैं, जितने भी असेंशियल सप्लाई हैं, ठीक है, तो उनके रिगार्डिंग वेजिटेबल्स हैं, तो इसके रिगार्डिंग जो है अगर हम बात करें, उसके अलावा जितने भी असेंशियल है, जितने भी अनाज होते हैं, दालें होती हैं, तो इनको जब एक साथ बोरी में भर लिया जाता है तो क्या होता है, इनका वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो जो भी इनको लोड करते हैं, अनलोड करते हैं, उन सारे वर्कर को भी हैवी वेट लिफ्टिंग करनी होती है, इसलिए उनको भी जो है रिस्क होती है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने की। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड आईटी प्रोफेशनल। तो कंप्यूटर ऑपरेटर या आईटी प्रोफेशनल या जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उन सबको क्या होता है, काफ़ी टाइम तक जो है 8-10 घंटे डेली कंप्यूटर के सामने एक ही पोजीशन में बैठना होता है, सिटिंग पोजीशन में बैठना होता है मेनली। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो नेक से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि पोस्चर उनका भी एक जैसा ही रहता है। ठीक है, कंटिन्यूस। दूसरा जो है, क्योंकि उनको कंटिन्यू फिंगर का ज़्यादा यूज़ करना होता है टाइपिंग के लिए, है ना, तो उसके रिगार्डिंग जो है उनको कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में थोड़ा सा। तो वो सिंड्रोम देखने को मिलता है कंप्यूटर ऑपरेटर आईटी प्रोफेशनल को मेनली। उसके अलावा नेक प्रॉब्लम, नेक पेन की प्रॉब्लम, नेक स्टिफनेस की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। उसके अलावा और हम बात करें तो कंप्यूटर ऑपरेटर और इन सब को जो है, क्योंकि कंटिन्यूस कंप्यूटर के सामने उनको बैठना है, तो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम भी थोड़ी सी उनको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम समझ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, क्यों क्या किस वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल इंजरी हो रही है ऑक्यूपेशनल वर्कर को। तो पहला जो सबसे मेन रीज़न है यहाँ पर, पुअर अर्गोनॉमिक्स एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो वर्क अर्गोनॉमिक्स अगर परफेक्ट नहीं है, कि जैसा कि नहीं होता है, कई सारे इंडस्ट्री पूरे स्टैंडर्ड को, पूरे नॉर्म्स को नहीं फॉलो करती हैं, जो उनको वर्कर को प्रोटेक्टिव डिवाइस अवेलेबल करानी चाहिए, सपोर्टिव डिवाइस अवेलेबल करानी चाहिए, वो नहीं अवेलेबल करा पाते हैं, तो इस वजह से। और जो भी बेटर एडवांस इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर कोई इक्विपमेंट भी है तो उसका टाइम टू टाइम सर्विसिंग जो है वो कई बार नहीं होती, और उसकी वजह से उसका माल फंक्शनिंग वो करता है, और उसके साथ उसको जो ऑपरेट करेगा फिर उसको वाइब्रेशन की वजह से, एक्सेसिव वाइब्रेशन होगी, उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। तो पुअर अर्गोनॉमिक्स जो है वो सबसे मेन यहाँ पर फैक्टर है। दूसरा जो है रिपीटेटिंग मैनुअल हैंडलिंग। ठीक है, थर्ड हम बात कर लेते हैं एजिंग, किसी की एज अगर ज़्यादा है, पुअर वेट हैंडलिंग कैपेसिटी, अगर जो है कोई वेट को अगर ठीक से नहीं हैंडल कर पा रहा है, उसको उस तरह की उसकी कैपेसिटी भी नहीं है, और दूसरा जो है वेट लिफ्टिंग भी जो है टेक्निक के साथ की जाती है, उसके पास वो टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है
जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। तो ये सब जो है क्या करते हैं, एक्सेसिव बायोकेमिकल लोड, मसल्स और जो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पर बायोकेमिकल लोड को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। दूसरा, लेक ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट जो है वो नहीं मिल पा रहा है, सपोर्टिव डिवाइस जो यूज़ करनी चाहिए वो नहीं कोई अगर यूज़ कर वो हो पा रही है वहाँ पर। फीलिंग ऑफ लेक ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और अगर कोई कॉन्फिडेंट नहीं है, पर्टिकुलरली उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, कोई स्ट्रेस चल रही है, उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेस जो है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो स्ट्रेस जो है, अगर किसी की कॉपिंग एबिलिटी जो है वो अच्छी नहीं है, या कोई एक इंडिविजुअल जो है वो उस वर्किंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उन सब की वजह से जो है वो स्ट्रेस में रहेगा, क्योंकि सारा इतना सारा हैवी वर्कलोड, और उसके अलावा जो है अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है या किसी तरह का कोई उसको मेंटल टेंशन है, तो उसकी वजह से उसका स्ट्रेस बढ़ेगा। और साथ ही साथ मस्कुलो स्केलेटल जितने भी हैं, लिगामेंट्स, टेंडन, उन सब में क्या होगा, बायोकेमिकल जो है, बायोकेमिकल लोड वहाँ पर इंक्रीज होगा, और इन सब की वजह से क्या होगा, स्ट्रेन इंजरी ऑन बैक, नेक, मसल्स, जॉइंट्स एंड टेंडन्स, लिगामेंट्स, ठीक है। तो कहीं पर भी इंजरी हो सकती है, बैक में हो सकती है और नेक में हो सकती है। मोस्ट कॉमन साइट होती है जहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलती है मस्कुलोस्केलेटल के अलावा, ठीक है। फिर एक्सट्रीमिटीज़ आ जाती है, एक्सट्रीमिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। और जितनी भी मसल्स, जॉइंट और टेंडन, लिगामेंट है, वहाँ पर भी कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। पर सबसे मेन हम बात करें तो वो नेक और बैक सबसे ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद एक्सट्रीमिटीज़ जो है उसमें भी अपर एक्सट्रीमिटीज़ में ज़्यादा रिस्क होती है कोई भी जो है, क्योंकि सारे के सारे जितने भी इक्विपमेंट, जितना भी वर्क करने के लिए जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है वो क्या है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ है। तो वहाँ पर एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपोजर होने की वजह से इंजरी होने की रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है अगर इंजरी होगी तो उसके साथ ही क्या हो जाएगा, पेन और फैटिग वहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। और ऑक्यूपेशनल मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अब मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या कॉमन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम कौन सी है, टेंशन नेक सिंड्रोम है मतलब नेक का जो है एक ही पोजीशन में रहने की वजह से फिर उसमें पेन होता है, या उसकी जो फिर मूवमेंट होती है, मूवमेंट कराने में इनेबिलिटी होती है, उसकी कहीं ना कहीं स्टीफनेस बढ़ती जाती है, ठीक है, एक ही पोजीशन में रहने की वजह से। कॉमन अमंग द एम्प्लॉय इन द आईटी फील्ड, तो ये आईटी फील्ड से रिलेटेड जो कि एक ही पोजीशन में उनको घंटों बैठना होता है, फाइल वर्क करना होता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे काम करना होता है, तो उनको ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें सर्वाइकल सिंड्रोम। सर्वाइकल सिंड्रोम जो है वो सर्वाइकल रीजन में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें पेन जो है वो देखने को मिलता है, और उसका जो है कहीं ना कहीं डिस्क जो है वो डिसलोकेट हो जाती है, और उसकी वजह से जो है वो कंटिन्यूस सीवियर पेन होता है। ये जो है नर्सिंग प्रोफेशन में कॉमन देखने को मिल सकता है सर्वाइकल सिंड्रोम। थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम भी जो है ऐसे एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से जो थोरेसिक केज है, वो थोरेसिक केज जो है वो कहीं ना कहीं अपना पोस्चर उसका बिगड़ जाता है, और उसकी वजह से भी जो है फिर पेशेंट को प्रॉब्लम होती है अपना नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करने के रिगार्डिंग, और साथ ही साथ जो है पेन जो है वो अकर होता है। नेक्स्ट हम बात करें लंबर डिस्क प्रोलेप्स्ड, तो लंबर डिस्क प्रोलेप्स जो है ये कॉमन है ट्रक ड्राइवर में, क्योंकि उनको अभी लंबे टाइम तक सिटिंग करनी होती है, एज वेल एज जो है उनको जैसे कई सारे ब्रेकर्स आते हैं, ड्राइविंग जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देती है, बहुत ज़्यादा जो है थकान करती है मसल्स में, लिगामेंट्स में, और एक ही पोजीशन में बैठने के कारण से जो है उनको ये लंबर डिस्क प्रोलेप्ट, कई बार जो है रोड कंडीशन ठीक नहीं है, या जो है स्पीड ब्रेकर हैं बार बार आने की वजह से जो है लंबर डिस्क प्रोलेप्ट की रिस्क उनको ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि स्मॉल जॉइंट्स यूज़ करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादा कॉमन किन में है, कंप्यूटर प्रोफेशनल में, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, है ना। ब्लैक स्मिथ्स एंड गोल्ड स्मिथ्स जो हैं, जो मेन हम बात करें जिसे हमने बिल्कुल अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो
सुनार और लुहार। ठीक है, कहावत भी है यहाँ पर, वो कहावत सभी ने आपको सुनी होगी, है ना, सौ लुहार, सौ सुनार की और एक लुहार की, तो वही वाले ये सुनार और लुहार है यहाँ पर। ठीक है, तो उनका भी वर्क जो है वो क्या है, रिपीटेटिव मूवमेंट का, उनको भी कंटिन्यूट क्या करना होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट करनी होती है। ठीक है, तो रिपीटेटिव मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो जो है स्मॉल जॉइंट जो है, उन स्मॉल जॉइंट और यहाँ पर टेंडन को कंटिन्यूस वर्क करते हैं, और उसकी वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, नमनेस हो जाएगी, और जो है उनका कैपेसिटी जो है मेन ग्रिप है, या जो हम कह सकते हैं कि कुछ भी होल्ड करने की हमारी कैपेसिटी है हैंड की, वो वहाँ पर उनकी फिर धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। अगर वो उसे करते भी हैं तो करते वक्त कोई भी वर्क करते हैं या इस तरह का वो अपना ही वर्क जो उनका रिपीटेटिव वर्क है वो करते हैं, तो उस वर्क को करते वक्त उनको क्या होगा, पेन होने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है कार्पल टनल सिंड्रोम में ये मेनली देखा जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है जो कि ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है, रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की। तो डायग्नोस्टिक एवेलुएशन में हिस्ट्री कलेक्शन, डिटेल हिस्ट्री ऑफ ऑक्यूपेशन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, ये बिल्कुल ऑनसेट ऑफ इलनेस क्या है, कितने टाइम से प्रॉब्लम हो रही है, कितने टाइम से इंडिविजुअल कौन सा पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, किस कंडीशन के साथ कर रहा है, उसका नॉलेज क्या है, कितने सेफ्टी प्रिकॉशंस वो रखता है, ये सब डिटेल हिस्ट्री कलेक्शन हमको करना है। फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट है, head to toe physical examination to identify any abnormality, any limitation, any deviation from the normal। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सब किए जाते हैं रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ताकि आइडेंटिफाई कर लिया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, किस कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है ना, कितना ज़्यादा जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मसल्स जो है इन्वॉल्व हो रही है, बोन इन्वॉल्व हो रही है, लिगामेंट हो रहे हैं, नर्व जो है नर्व रूट इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो उसको डिटेल जो है, अगर नर्व के बारे में भी हमको देखना है तो फिर एमआरआई करानी होती है। एमआरआई से क्लियरली पता चलता है कि जितना भी नर्व इम्पैक्ट कितना ज़्यादा आया है पेशेंट को। ठीक है, तो ये सब कॉमन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे पहले जो है कॉमन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है या मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, पेन इन द इनिशियल फेज कैन बी मैनेज विद द पेल्विक ट्रैक्शन एंड एनाल्जेसिक्स। अगर जो है इस तरह का ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है तो उस ट्रैक्शन को लगाया जाता है। जहाँ पर भी सपोर्टिव बेल्ट रिक्वायर्ड है वो लगाई जाती है, स्प्रिंट रिक्वायर्ड है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर जो भी सपोर्टिव डिवाइस रिक्वायर्ड होती है या ट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है वो लगाया जाता है, और साथ ही साथ जो है एनाल्जेसिक्स मेडिसिन दी जाती है ताकि पेन के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सके। NSAID आर माइल्ड, NSAID जो है नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये यूज़ की जाती है ताकि इन्फ्लामेशन जो अगर हो रहा हो मसल्स में, ठीक है, तो वो इन्फ्लामेशन कम किया जा सके, पेन को भी जो है रिलीव करने का काम करता है। ठीक है, माइल्ड एंटी डिप्रेसेंट और सेडेटिव में भी प्रिस्क्राइब। तो मेनली ये क्यों प्रिस्क्राइब की जाती है, क्योंकि जो है प्रॉब्लम क्या होती है कि कंटिन्यूस अगर पेन हो रहा है, मस्कुलोस्केलेटल पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। उसको पर्टिकुलर जो है उसको जितने स्लीपिंग आवर्स हैं वो नहीं हो पाते, और उसकी वजह से फिर उसकी जो स्ट्रेस है और जो उसकी मेंटल टेंशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसलिए एडिक्वेट स्लीपिंग जो है वो ज़रूरी होती है, और उसको मेंटेन करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट और सेडेटिव मेडिसिन दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें हॉट एप्लीकेशन में इम्प्रूव कंफर्ट। ठीक है, तो कहीं पर भी हमको पता है कि मसल स्ट्रेंस हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वहाँ पर अगर हम हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है पेन को रिलीफ करता है, कंफर्ट को इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट हम बात करें एनाल्जेसिक्स ऑइंटमेंट एंड स्प्रे आर यूज्ड। ठीक है, तो एनाल्जेसिक स्प्रे और जो ऑइंटमेंट होते हैं, है ना, कॉमन है आजकल, काफ़ी सारे एड्स आते हैं टीवी पे, जैसे वॉलिनी आता है, ठीक है, मूव है, तो ये सब आयोडेक्स है, ये सब यूज़ किए जाते हैं ताकि जो है कहीं ना कहीं पेन जो है वो रिलीफ हो, सिम्टोमेटिक, और कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी बन गई है ऐसा कि पेन हो रहा है तो ये जो है बाम
जो है इसकी मालिश कर लो, तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है रिलीफ मिलेगा। तो एक साइकोलॉजी ऐसी बन चुकी है, तो वो जो है वो उस तरह से भी काम करता है। नेक्स्ट हम बात करें यूज़ ऑफ स्प्लिंट एंड सपोर्टिव बेल्ट एंड डिवाइसेस। तो जितने भी स्प्लिंट है या सपोर्टिव बेल्ट्स है, सपोर्टिव बेल्ट जो है वो सभी जॉइंट्स के लिए, और जब हम बात करें एक्सट्रीमिटीज़ के लिए, चेस्ट के लिए, नेक के लिए, सभी के लिए अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो इनको जो है यूज़ करना चाहिए ताकि जो है उनको फर्दर जो है पेन ना हो या फर्दर डैमेज ना हो किसी भी तरह का। नेक्स्ट हम बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट भी जो है वो कई जगह रिक्वायर्ड हो जाता है, इंडिकेटेड होता है, जैसे कि सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम में। ठीक है, तो वहाँ पर सर्जिकल एक्सीजन ऑफ हर्निएटेड डिस्क, यानी कि अब जो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्क जो है वो क्या हो रही है, हर्निएटेड हो रही है, यानी अपनी लोकेशन से डिसलोकेट होकर के दूसरी डिस्क के पास चली गई है। तो जो भी है, जो इस तरह की डिस्क है, उस डिस्क को क्या कर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है, यानी सर्वाइकल डिसेक्टोमी का सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है, ताकि ये जो है पेन को रिलीफ करने के लिए बहुत ज़्यादा है जो है हेल्पफुल होता है, क्योंकि पेशेंट को जो है बहुत ज़्यादा सीवियर पेन वहाँ पर देखने को मिलता है अगर जिसको सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नर्सिंग रोल हमारा क्या रहेगा, तो सबसे पहले असिस्मेंट के रिगार्डिंग, तो असिस्मेंट ऑफ पेन एंड द अदर सिम्टम, क्या क्या सिम्टम प्रेजेंट है, पेन जो है वो क्या लेवल है पेन का, ये सब जो है इंटेंसिटी, सीवियरिटी क्या है, लोकेशन क्या है, ये सब हम असिस्मेंट करेंगे। परफॉर्म हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना, हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन जो होती है, एबनॉर्मलिटी क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो सब हमको इसमें आइडेंटिफाई हो जाती है। असिस्मेंट ऑफ फिज़िकल लिमिटेशन, लिमिटेशन जितनी भी हो रही है, फिज़िकल लिमिटेशन कितनी आई है, कितना वर्क जो है वो नहीं कर पा रहा है इंडिविजुअल, नॉर्मल से कितना डेविएशन है, वो सब आइडेंटिफाई हमको करना है, असिस्मेंट करने उसके रिगार्डिंग। असिस्मेंट ऑफ नॉलेज, पेशेंट को कितना नॉलेज है उसकी कंडीशन के रिगार्डिंग, उसकी जो डिजीज़ हो रही है उसके रिगार्डिंग, वो सब हमको, या किस तरह से जो है ट्रीटमेंट प्लान चलेगा, उसको कितना समझ पा रहा है पेशेंट, क्या नॉलेज रखता है, वो सब हम, उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है उसका असेसमेंट करना ज़रूरी है, ताकि उसको हेल्थ एजुकेशन दे करके उसका नॉलेज भी इम्प्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो यहाँ कॉमन नर्सिंग डायग्नोसिस जो बनती है, एक्यूट लो पेन रिलेटेड टू कंप्रेशन इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क एंड नर्व रूट। तो ये कॉमन जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस देखने को मिलती है ना। लोअर बैक पेन लिखा है हमने, पर ये पेन कहीं पर भी हो सकता है ना, एक्सट्रीमिटीज़ में भी हो सकता है, नेक में भी हो सकता है। ठीक है, तो मेन जो कहीं पर भी पेन है, तो वहाँ पर मेन गोल क्या होगा हमारा, टू रिलीव द पेन एंड टू प्रमोट द कंफर्ट। इंटरवेंशन की हम बात करें तो पेन के रिगार्डिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले असिस्मेंट आता है ना, पर्टिकुलर जो है पेन मेजरिंग टूल यूज़ करके ही पेन का असिस्मेंट किया जाए। फिर उसको जो है जितने भी उस रिगार्डिंग इंटरवेंशन है, एनाल्जेसिक्स मेडिसिन है, ऑइंटमेंट है, स्प्रे है, इन सब का यूज़ किया जाए। ठीक है, इन सबको इम्प्लीमेंट किया जाए। नेक्स्ट जो है पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी दी जाए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाए, डाइवर्शनल थेरेपी दी जाए। ठीक है, म्यूज़िक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर, है ना, रीडिंग बुक्स ये सब दे सकते हैं माइंड डाइवर्शनल के लिए, तो डाइवर्शनल थेरेपी। रिलैक्सेशन थेरेपी जो है, अगर पेशेंट वहाँ पर पेन के साथ थोड़ा सा एनजीएस भी है, तो क्योंकि पेन जब सीवियर होता है तो एनजाइटी भी बढ़ती है, तो उसमें रिलैक्सेशन थेरेपी जो है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। और साथ ही साथ जो है पेशेंट को जो कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के रिगार्डिंग हेल्थ रिलेटेड, क्या पोस्चर उसको मेंटेन करना है, किस पोस्चर को अवॉइड करना है, ठीक है, किस तरह की एक्टिविटी को अवॉइड करना है जिससे कि पेन जो है वो इंक्रीज़ ना हो। ठीक है, तो ये सब जो है हम यहाँ पेशेंट के लिए ये सब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू पेन, इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू पेन। अब यहाँ पर कोपिंग को जो है वो अंडरस्टैंड जो है एक समझ डेवलप करनी है, एक जो है पेशेंट को ये समझाना है कि किस तरह से पेन, तो क्योंकि उसको
होएगा, क्योंकि मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हुई है तो कहीं ना कहीं अगर मेजर प्रॉब्लम है, अगर सर्जिकल जो है वो रिक्वायर्ड है, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर सर्वाइकल जो है उसको सिंड्रोम हुआ है, तो उस कंडीशन में जब तक सर्जरी नहीं हो जाती तब तक उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो उसके साथ उसको अपना लाइफ स्टाइल किस तरह से कोप करना है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे सारा इंटरवेंशन करेंगे, उसको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे, एनकरेजमेंट करेंगे। ठीक है, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए क्या जो है सिम्टमेटिक रिलीफ के लिए, और उसके अलावा जो है उसको रिलैक्सेशन थेरेपीज़, डाइवर्शनल थेरेपीज़, ये सब हम उसको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन एंड रिड्यूस मसल्स पावर इन द लोअर लिम्स एंड सर्जिकल ट्रॉमा। तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है, उसका कारण पेन हो सकता है ना, मसल्स की वीकनेस हो सकती है, ठीक है, या सर्जिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी फिजिकल मोबिलिटी जो है वो कम हो रही है, तो यहाँ पर गोल क्या हो जाएगा, टू इम्प्रूव द फिजिकल मोबिलिटी। इंटरवेंशन की बात करें तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि उसकी लिमिटेशन क्या है, पेशेंट को कितनी ज़्यादा लिमिटेड जो है फिजिकल मोबिलिटी हो पा रही है। ठीक है, उसके अलावा जो है उसकी मसल्स की कितनी ज़्यादा जो है वीकनेस है, स्ट्रेंथ क्या है, उसको जो है मेन फिजियोथेरेपी के उसके सेशन किए जाते हैं ताकि धीरे धीरे मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा सके। ठीक है, उसके अलावा उसको जो है सपोर्टिव वॉकर का सपोर्ट दे करके, ठीक है, या इस तरह का जितने भी कैपेबिलिटी है पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको डेली मोबिलाइजेशन किया जाना चाहिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रह सके और फिज़िकल मोबिलिटी जो है धीरे धीरे इम्प्रूव की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एंजाइटी रिलेटेड टू अनएक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ सर्जरी। तो यहाँ पेशेंट को जो है वो एंजाइटी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर्जरी जो है उसने एक्सपेक्टेड नहीं की थी या सर्जरी के बारे में नहीं सोचा था और सर्जरी उसको करवानी पड़ेगी, तो उसके रिगार्डिंग जो है उसको एंजाइटी हो सकती है। तो यहाँ पर जो है पेशेंट को एंजाइटी रिलीफ करना है। एंजाइटी रिलीफ करने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि पेशेंट को जो है उसको नॉलेज बताया जाए, हर चीज़ जो है एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि पेशेंट को जो है उसको पता नहीं है कि उसके साथ ये सब जो किया जा रहा है उसका क्या पर्पज़ है। तो जब उसको हर एक चीज़ का पता चलेगा, हम जो भी चीज़ उसको बताएंगे उसका जो है वो अगर रिलीफ है वो अगर देखेगा तो उसकी एंजाइटी धीरे होगी, कम होने लगेगी। साथ ही साथ हम बात करें कि अगर सर्जरी के लिए पेशेंट जा रहा है तो उसको सबसे अच्छा अगर वार्ड में सेम सर्जरी से रिलेटेड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट वहाँ पर है जिसको वो सर्जरी हो चुकी है और वो उससे रिकवर हो चुका, तो उससे पेशेंट को मीटिंग कराया जाए ताकि ये उसको जो है कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस और उसके रिलेटेड इंटरवेंशन किए जाते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से है। तो ये आपका जो है हमेशा के लिए असाइनमेंट होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि नर्सिंग मैनेजमेंट आपके एग्ज़ाम में जब भी है। ठीक है, आप ये मत देखिए कि कितने लोग आप काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग कर रहे हैं, जो बच्चे रेस्पॉन्स कर रहे हैं वो इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ आपको नहीं ध्यान देना है। ठीक है, अगर वो इस तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो वो अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन ऑफ वर्क रिलेटेड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। अब यहाँ पर प्रिवेंशन जो है वो माना जाता है बेटर देन क्योर, तो मेन यहाँ पर भी प्रिवेंशन ही है। अगर जो है अर्गोनॉमिक्स की कंडीशन जो है वर्क एनवायरनमेंट को अच्छा हेल्दी बनाया जाए, हेल्दी डिज़ाइन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट और सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ किए जाएँ, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग क्या किया जा सकता है, adhere to the principle of biomechanics and automate the manual process of the strength lifting pulling and pushing activity। ठीक है, तो जहाँ पर भी लिफ्टिंग पुलिंग और पुशिंग है करने की ज़रूरत पड़ रही है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है हाइड्रोलिक डिवाइस आ गई है आजकल हर जगह, तो कोई भी जो है लिफ्टिंग आसान हो गई है, तो उन सारी डिवाइस का यूज़ किया जाए। या वहाँ पर अगर डिवाइस अवेलेबल भी नहीं है तो एडिक्वेट जो है वहाँ पर वर्कर अवेलेबल हो, जिससे कि कई बार क्या होता है कि वर्कर जो है कोई भी सामान इतना ज़्यादा भारी उसको उठाने के लिए जो है 10 जने चाहिए, पर उनको जो है 4 जने 5 जने मिलकर उठा रहे, तो उस वजह से क्या होगा कि उस
में जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क हैवी जो है लिफ्टिंग होगी और उस वजह से जो है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी एक्टिविटी जो है वो ना हो, उनका प्रिवेंशन किया जाए। टेक measure to enhance the physical fitness and coping, such as the provision of fitness studio and creating a culture that promote exercise and positive behavior। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बहुत ज़्यादा अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल की बात करें, एक इंडिविजुअल अगर डेली जो है रूटीन के लिए जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, योगा कर रहा है, ठीक है, फिजिकल फिटनेस के लिए जिम वगैरह जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा कि मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बनी रहती है अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाए। तो उस वजह से मेन क्या होता है कि यहाँ पर वर्कर डायरेक्ट इंडस्ट्री में आकर के काम करते हैं, हैवी लिफ्टिंग करते हैं, घर जाते हैं, थक जाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो यहाँ पर लाइफ स्टाइल जो है वो किस तरह का हो चुका है, इस तरह का एक हैवी बर्डन वाला लाइफ स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है इस तरह की एक लाइफ स्टाइल को डेवलप करने की ज़रूरत है कि डेली जितने भी वर्कर हैं वो डेली योगा एक्सरसाइज करें, ताकि उनकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रही। और अगर फ्लेक्सिबल बॉडी होगी तो वो वहाँ पर मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम होने की जो रिस्क है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इनिशिएट मीज़र टू रिड्यूस द साइकोसोशल फैक्टर। अगर साइकोसोशल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है इंडिविजुअल को, तो वो मेंटली जो है उसको मोटिवेशन दिया जाए, या उसका जो है इस तरह का कंसेप्ट की क्लियर किया जाए कि ये वर्क को क्यों कर रहा है, वो करने की क्या ज़रूरत है, और अगर उसको स्ट्रेस है तो उसको किस तरह से वो कोप किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मिलियू का मतलब जो है एनवायरनमेंट ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट जो है उसको बनाना है, ताकि ये एक बहुत बड़ा जो है एनवायरनमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें ट्रांसपेरेंसी इन वर्क एंड रिवॉर्ड एलोकेशन विल हेल्प इन द रिड्यूसिंग कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन। ठीक है, तो हमेशा जहाँ पर भी है ये आप मैनेजमेंट में रूल में होता है, ये कहीं भी ऑक्यूपेशन की हम बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वर्क में। ऐसा नहीं कि एक वर्कर के साथ अलग रूल है, उसको कुछ जो है कंसेशन रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, दूसरे वर्कर से ज़्यादा काम कराया जा रहा है, तो इस तरह का ना हो, सबके लिए एक इक्वलिटी हो, सबके लिए ट्रांसपेरेंसी हो। साथ ही साथ रिवार्ड एलोकेशन जो है वो होना चाहिए कि कोई अगर अच्छे से वर्क कर रहा है तो उसको एनकरेज करने के लिए टाइम टू टाइम जो है वो रिवार्ड दिया जाए। ठीक है, तो ये सब जो है कहीं ना कहीं एक हेल्दी और पॉजिटिव ऑक्यूपेशनल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें अलाउ फॉर स्मॉल ब्रेक ऑफ 20 मिनट्स इन बिटवीन द लॉन्ग मोनोटियस वर्किंग आवर। ठीक है, जहाँ पर भी अगर कंटिन्यूस वर्क करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको बीच बीच में जैसे 2 आवर का एक वर्किंग सेशन, उसके बाद 20 मिनट का उनको कम से कम जो है ब्रेक दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से उनको अगर बीच बीच में ब्रेक दिए जाएंगे तो उस वजह से वो कंटिन्यूस जो है उनका अपने आप को रिलैक्स कर लेंगे, और उस वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मसल्स में हैवी स्ट्रेन नहीं होगा, और उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी मस्कुलोस्केलेटल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें दोज हु आर एजिंग में बी ट्रांसफर टू लेस स्ट्रेनियस जॉब। ठीक है, तो जो भी जिनकी एज ज़्यादा होती जा रही है, उन सब एज ज़्यादा होने वाले वर्कर को ऐसा नहीं है कि उनको निकाल दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एज के साथ जो है उनकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको जो है उसके लिए जो है उनको इस तरह का वर्क दिया जाए जो वो इजीली कर सकें, जहाँ पर उनको हैवी लिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, या जो है उनको हैवी जो है अपना काम ना करना पड़े। ठीक है, तो ये जो है कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम क्या हैं, उनके कोज क्या हैं, है ना, किस तरह से प्रॉब्लम जो है अकर होती है, अर्गोनॉमिक्स क्या क्या रोल है ना, कॉमन मैनेजमेंट किस तरह से किया जा सकता है, और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सब हमने जो है आज डिस्कस किया है ना। ये मुझे पूरा कह सकता हूँ मैं कि विश्वास है कि आपको क्लास समझ में आ गई होगी। इतना ज़्यादा हार्ड टॉपिक या बिल्कुल जो है कंफ्यूजिंग करने वाला टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप डाउट पूछने के लिए फ्री हैं। जो भी बच्चे डाउट पूछते हैं उनको मैं कोशिश करता हूँ उनका डाउट क्लियर करने की। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं एक अच्छा लगता है जब इनक्रेजमेंट मिलता है, जो बच्चे जो हैं
इस तरह से डाउट पूछ रहे हैं या जो पॉजिटिवली जो है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।